नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है किराड़ू क्लासेस के इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल के ऊपर। और मैं विष्णु कुमार आप सभी का हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं। और मैं ईश्वर से उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहद तरीके से कर रहे होंगे। अब आपके पास समय नहीं बचा साथियों, 5 दिन का समय अब आपके पास है और जल्दी से हमको जितना जल्दी हो सके जितना जल्दी क्वेश्चन सोल्व करना है। अब तक आपने जितना पढ़ा वो बहुत है, अब आपको सिर्फ क्वेश्चन करना है साथियों। अब आप जितने क्वेश्चन निकाल सकते हो उतने क्वेश्चन निकालना है, क्योंकि आपके पास 5 दिन का समय बचा है। कोई टॉपिक रह गया तो रह जाने दो, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हाँ बिल्कुल है ना। टॉपिक छूट रहा है आपका तो छोड़ दो। कोई ऐसा टॉपिक है जो आपके समझ में नहीं आ रहा है उसको छोड़ दो। उससे छोड़ने से क्या फायदा होगा? कोई जरूरी नहीं है कि उसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाए आपसे एग्जाम के अंदर। यह जरूरी नहीं है। जो आपका क्लियर टॉपिक है उसी से आपको क्वेश्चन निकालना है और जितने क्वेश्चन निकालो उतना फायदा आपका होगा साथियों। तो बिना समय गवाए हुए हम बात करेंगे राजस्थान कला एवं संस्कृति के क्वेश्चनों के बारे में कि कौन कौन से हमारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पहले के एग्जामों के अंदर कौन से क्वेश्चन पूछे गए और आगे कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उन सबका मिश्रण इस सेशन के अंदर किया गया है। तो हम बात करें साथियों आज के इस सेशन के पहले क्वेश्चन की तरफ, तो उससे पहले जो साथी किराड़ू क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर पहली बार आए वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है साहब? क्वेश्चन बहुत शानदार है और एग्जाम के अंदर छपने वाला क्वेश्चन है कि जो प्रतिहार थे कौन? प्रतिहार। अब प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी क्या? प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है साहब? अब ऑप्शनों के बारे में बात करें कि बिजोलिया शिलालेख से मिलती है या गटियाला अभिलेख से मिलती है या किराड़ू अभिलेख से मिलती है या कसवा अभिलेख से मिलती है साहब? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रतिहारों के इतिहास की क्या? जो प्रतिहार है ना कौन? प्रतिहार। प्रतिहार। अभी प्रतिहार है ना, इनके इतिहास की जानकारी क्या? जो ये प्रतिहार है इनके इतिहास की जानकारी। अब इनके इतिहास की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है साहब? क्या जानकारी? इतिहास की जानकारी कौन से अभिलेख से मिलती है? अब उस अभिलेख का क्या है भाई साहब? आपको नाम बताना है। क्या बताना है? अभिलेख का नाम बताना है कि कौन से अभिलेख से प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो आपको बताना है बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कौन सा अभिलेख? गटियाला अभिलेख। कौन सा है भाई साहब? जो गटियाला अभिलेख है ना, इससे प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी हमको देखने को मिलती है साहब। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। और अगला क्वेश्चन है, वीर विनोद की रचना किसने की थी? दूसरा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो वीर विनोद है क्या एक रचना है साहब? क्या है एक रचना? कौन सी रचना है? वीर विनोद रचना है। अब ये वीर विनोद रचना है ना, ये किसने की थी? यानी वीर विनोद की रचना किसने की थी? ऑप्शन है दलपत सिंह के द्वारा की गई थी या अमित सिंह के द्वारा की गई थी या आकाश सिम्स के द्वारा की गई थी या श्यामल दास के द्वारा की गई थी। अब भाई साहब पूछा क्या है? जो वीर विनोद ने क्या? वीर विनोद। अब ये वीर विनोद की क्या की जाती है? रचना की जाती है। क्या की जाती है? रचना की जाती है। अब ये रचना किसके द्वारा की जाती है साहब? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्या राइट आंसर होगा। बिल्कुल साहब, क्या राइट आंसर होगा? श्यामल दास। क्या? श्यामल दास के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? श्यामल दास के द्वारा वीर विनोद की रचना की जाती है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा? क्योंकि वीर विनोद की रचना श्यामल दास के द्वारा की जाती है साहब। अब चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, इतिहास जानने के स्रोत को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? अभी इतिहास है क्या? जो अपने राजस्थान का इतिहास है, भारत का इतिहास भी हम देख सकते हैं। यानी कोई सा भी इतिहास है, इतिहास को जानने के स्रोत क्या क्या है, यानी किस स्रोत के माध्यम से हमको पता चलता है कि इतिहास के अंदर ये घटनाएं घटित हुई थी साहब। अब क्या देखें, क्या पुरातात्विक स्रोत से हमें पता चलता है, साहित्यिक स्रोत से पता चलता है, वह दोनों से पता चलता है या कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर का 3 है, इसका राइट आंसर आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा साहब? बिल्कुल है ना, ए ए ए। हाँ ए तो होगा साहब, है ना,
क्या पुरातात्विक स्रोत से भी हमें पता चलता है और साहित्यिक स्रोत से भी पता चलता है। अब ये दो स्रोत है ना, पुरातात्विक स्रोत और साहित्य स्रोत, इन दोनों के बारे में बात करें अपन है ना, तो पुरातात्विक स्रोत के अंदर तो आपको देखने को मिलेंगे अभिलेख मिलेंगे, गुहाभिलेख मिलेंगे, स्तंभ लेख देखने को मिलेंगे, और साहित्यिक स्रोत के अंदर आपको रचना देखने को मिलेगी, ग्रंथ देखने को मिलेंगे। यह सब आपको साहित्यिक स्रोत के अंदर देखने को मिलेंगे। यानी जो पुरातात्विक स्रोत है ना, इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे एक तो अभिलेख, स्तंभ लेख, स्तंभ लेख और राज प्रशस्ति, प्रशस्ति भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। गुहा भी लेख भी आपको देखने को मिलेगा, गुहा भी लेख। यानी गुहा भी लेख भी किसके अंदर आता है, पुरातात्विक स्रोत के अंदर आता है। इनसे हमें पता चलता है कि इतिहास के अंदर यही घटनाएं घटित हुई थी। अब ये है ना साहित्यिक स्रोत, इसके अंदर कोई ग्रंथ भी आपको देखने को मिल सकता है, उससे भी हमको इतिहास का पता चलता है। किसी रचना के माध्यम से भी हमको पता चलता है कि कौन सी रचना किसके द्वारा की गई थी और उसके अंदर क्या क्या उल्लेख है, कोई राजा महाराजा का उल्लेख है या नहीं, ये अब पता चलता है साहित्यिक स्रोत से। यानी इतिहास जानने के स्रोत मुख्यतः पुरातात्विक स्रोत भी है और साहित्यिक स्रोत भी है। तो अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या, ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। यानी ए व बी दोनों सही है। क्या, ए व बी दोनों सही है साहब। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ विधिवत रूप से आगे बढ़ेंगे। अरे मंजिल यूं ही नहीं मिलती राय को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राय को, दिल के अंदर जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछो चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, बोली तिनकी तिनका उठाना पड़ता है जब जाके घोंसला बनता है। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इसका जल्दी से राइट आंसर आपको बताना है। वंश भास्कर पुस्तक, कौन सी पुस्तक, वंश भास्कर पुस्तक के लेखक कौन है। एक पुस्तक है साहब, ऐसे तो बहुत सारी पुस्तकें लिखी जाती है ना, लेकिन हमको वही पुस्तक देखना है जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो एक पुस्तक है वंश भास्कर, कौन सी, वंश भास्कर पुस्तक है। अब ये वंश भास्कर पुस्तक है ना, इसके लेखक के बारे में पूछा है कि वंश भास्कर पुस्तक के लेखक कौन है। तो बताइएगा जल्दी से कमेंट करके कि कौन लेखक है। क्या सूर्यमल मिश्र ने, ऑप्शन बी बांकी दास है, ऑप्शन सी दयाल दास है, या ऑप्शन डी दयाल दास है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया शाबाश है ना, सभी का आंसर सही आ रहा है, सूर्यमल मिश्रण। क्या हो जाएगा, सूर्यमल मिश्रण। कौन हो जाएंगे भाई साहब, सूर्यमल मिश्रण। और सूर्यमल मिश्रण की पुस्तक कौन सी है, वंश भास्कर। यानी वंश भास्कर पुस्तक के लेखक कौन है, सूर्यमल मिश्रण है साहब। कौन है, सूर्यमल मिश्रण। क्लियर है यहाँ तक। और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज विजय, एक पुस्तक और आ गई है ना, कौन, पृथ्वीराज विजय नामक महाकाव्य के लेखक कौन है साहब, है ना, जल्दी से बता दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। पृथ्वीराज विजय नामक महाकाव्य के लेखक, एक महाकाव्य साहब, क्या है, महाकाव्य। महाकाव्य कौन सा है, पृथ्वीराज विजय। कौन सा, पृथ्वीराज विजय। अब इसके लेखक के बारे में बताना है कि पृथ्वीराज विजय नामक महाकाव्य के लेखक कौन है। क्या सूर्यमल मिश्र है, या जयानक है, या दयाल दास जी है, या श्यामल दास है। तो जल्दी से बता दीजिएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आने लगा है कि जयानक जयानक। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा दयाल दास, सॉरी जयानक है ना, क्या हो जाएगा, जयानक। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। कौन सा, ऑप्शन बी जयानक। बहुत बढ़िया ना। यानी पृथ्वीराज विजय नामक महाकाव्य के लेखक कौन थे, तो जयानक थे। कौन थे, जयानक थे भाई साहब, है ना। हाँ बोला तो जयानक ही था, वहां पे गलत हो गया था गोला ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका भी। फिर हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ विधिवत रूप से आगे बढ़ने जा रहे हैं साहब, बहुत अच्छे। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है। क्या, हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है। अब एक महाकाव्य और आ गया, कौन सा, हमीर महाकाव्य। कौन सा आ गया, हमीर महाकाव्य आ गया। अब ये हमीर महाकाव्य ना, इसके लेखक कौन है। क्या सूर्यमल मिश्र ने, जयानक है, नयन चंद्र सूर्य, या श्यामल दास है। हाँ जो ये अपन देख रहे हैं ना, 7-8 क्वेश्चन है, इनसे एग्जाम के अंदर एक ना एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा कि कौन सी पुस्तक के लेखक कौन है, कौन से महाकाव्य के लेखक कौन है, किस कौन सी रचना किसकी है, ये आपको ध्यान रखना। इसी वजह से ये क्वेश्चन आपके सामने लाए गए और 100% यानी 100% गारंटी के साथ है, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन तो एग्जाम के अंदर देखने को अवश्य मिलेगा। तो जल्दी से बता दीजिएगा कि इसका राइट आंसर
कौन सा होगा? हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? क्या सूर्यमल मिश्र ने, जयानक है, नयन चंद्र सूरी है, या श्यामल दास है? कौन है? बहुत अच्छे, ऑप्शन सी जया, नयन चंद्र सूरी। कौन है? नयन चंद्र सूरी हमीर महाकाव्य के लेखक। किसके? हमीर महाकाव्य के लेखक। महाकाव्य के लेखक है, क्या है भाई साहब? हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? तो हमीर महाकाव्य के लेखक है नयन चंद्र सूरी। इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, एग्जाम के अंदर इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी पुस्तक के लेखक कौन है, कौन से महाकाव्य के लेखक कौन है। इनसे 100% कह रहा हूँ, जब आप एग्जाम हॉल के अंदर बैठोगे और पेपर देखोगे ना, तो आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलेंगे साहब। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 है कानड़ प्रबंध के लेखक कौन है? बहुत बार इस क्वेश्चन से पूछा गया है कि कानड़ प्रबंध के बारे में, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जाता ना उसके अंदर ये क्वेश्चन ना आए कानड़ प्रबंध का। अब आपको बताना है कानड़ प्रबंध के लेखक कौन है? क्या पद्मनाभ है? ऑप्शन बी जयानक है, ऑप्शन सी दयाल दास है, ऑप्शन डी श्यामल दास है। तो कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर? बहुत बढ़िया ना, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर सही आ रहा है, सभी का, है ना, बिल्कुल। कौन सा हो जाएगा? पद्मनाभ। कौन थे? कानड़ प्रबंध के, कानड़ प्रबंध के तो कौन थे? पद्मनाभ थे साहब। इसका तो हमको पता है सर, पहले भी आपने एक क्वेश्चन हमको बता दिया कि कानड़ प्रबंध के लेखक कौन है, तो कानड़ प्रबंध के लेखक है पद्मनाभ। कौन है? पद्मनाभ है साहब। और अगला क्वेश्चन है एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। एक पुस्तक है, कौन सी? एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है साहब? कौन सी पुस्तक? एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कर्नल जेम्स टोड है, ऑप्शन बी पद्मनाभ है, ऑप्शन सी नयन चंद्र सूरी है, ऑप्शन डी ये सभी। बिल्कुल इंपोर्टेंट पुस्तक भी है, एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। बताइएगा, इंपोर्टेंट पुस्तक है ये, तो आपको ध्यान रखना है कि एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ पुस्तक है ना, ये इंपोर्टेंट पुस्तक है साहब, बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो कौन हो जाएंगे इसके लेखक? इसके लेखक है कर्नल जेम्स टोड। कौन है? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा लिखी जाती है कौन सी पुस्तक? एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी जाती है? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। और जो अपना राजस्थान का इतिहास है ना, क्या भाई साहब? राजस्थान के इतिहास के जनक, राजस्थान के इतिहास के जनक, जो अपना राजस्थान है, अपने राजस्थान का जो इतिहास है ना, उसके जनक कौन है? उसके जनक है कर्नल जेम्स टोड। और कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा कहते हैं, घोड़े वाले बाबा, यानी घोड़े वाले बाबा के नाम से किसको जाना जाता है? घोड़े वाले बाबा के नाम से कर्नल जेम्स टोड को जाना जाता है। जब ये अपने राजस्थान के इतिहास की खोज करने निकलते हैं ना, तो ये घोड़े के ऊपर बैठकर निकलते थे साहब। तो गांव के अंदर छोटे छोटे बच्चे होते थे ना, वो बोलते थे कि घोड़े वाले बाबा आ गए, घोड़े वाले बाबा आ गए। इसी वजह से कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाला बाबा कहते हैं। क्या कहते हैं? घोड़े वाले बाबा। और अपना राजस्थान, अपने राजस्थान के इतिहास के जनक के बारे में पूछा जाता है कि राजस्थान के इतिहास के जनक कौन है, तो भाई साहब आपको बता देना है बिना डर के कि कर्नल जेम्स टोड अपने राजस्थान के इतिहास के जनक के साथ। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। उसके पश्चात अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छे। और अगला क्वेश्चन है 34 शताब्दी ईस्वी पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय किस जनपद का उल्लेख किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, लेकिन ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है साहब, चांस सारे आप लगा लेना इस पे ना। 34 शताब्दी ईस्वी पूर्व, क्या जो 34 शताब्दी ईस्वी पूर्व यूनानी लेखकों ने, किन्होंने? यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय, किसके समय? सिकंदर के समय किस जनपद का उल्लेख किया था? क्या सीविज जनपद का उल्लेख किया था? ऑप्शन बी मेदपाट का उल्लेख किया था, या ऑप्शन सी सूरसेन का उल्लेख किया था, या ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र का उल्लेख किया था। यानी कौन से जनपद का उल्लेख किया था? जल्दी से बता दीजिए। 34 शताब्दी ईस्वी के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय किस जनपद का उल्लेख किया था? तो कौन सा जनपद था भाई साहब, है ना? नहीं नहीं, सीवी नहीं है, सीवी जनपद नहीं है साहब, सीवी जनपद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है सीवी जनपद, है ना। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी सूरसेन जनपद। कौन सा? सूरसेन का उल्लेख किया था साहब। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। फिर हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन देख रहे हो ना विनोद आपके सामने, बयाना परिस्थिति से किस राजवंश का वर्णन मिलता है साहब? अब बयाना परिस्थिति है, ये बयाना परिस्थिति कहाँ पर है, ये तो पहले आपको ध्यान रखना है
कि बयाना परिस्थिति भरतपुर के अंदर है। कहाँ पर है? बयाना परिस्थिति बयाना भरतपुर के अंदर है। और इससे किस राजवंश का वर्णन मिलता है? क्या बयाना परिस्थिति से किस राजवंश का वर्णन मिलता है? क्या मालवा राजवंश का वर्णन मिलता है, या सूरसेन का वर्णन मिलता है, गुर्जर का मिलता है, या राजपूत का मिलता है? साहब किस राजवंश का वर्णन बयाना परिस्थिति से मिलता है? तो कौन सा? ऑप्शन बी सूरसेन राज परिस्थिति। कौन सी? सूरसेन परिस्थिति से हमको क्या मिलता है? बयाना परिस्थिति से सूरसेन राजवंश का वर्णन मिलता है। किसका? सूरसेन राजवंश का वर्णन बयाना परिस्थिति से हमको देखने को मिलेगा। साहब चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन समय में गुइल सिसोदिया वंश का राज्य था। अब पुराने समय के अंदर एक वंश था, कौन सा? गुइल सिसोदिया वंश। कौन सा था? गुइल सिसोदिया वंश। अब इसके राज्य के बारे में पूछा है कि प्राचीन समय में, कब? प्राचीन समय की बात है, बहुत पुराने समय की बात है वैसा बना, कब की? बहुत पुराने समय की बात है। अब इस समय गुइल सिसोदिया वंश था। कौन सा? गुइल सिसोदिया वंश था। अब ये किस राज्य का था? ऐसा ना, क्या मेवाड़, अजमेर मेरवाड़ा, शेखावटी, या गुजरात राज क्षेत्र? कौन से राज्य का था? हाँ, कौन सा राज्य था गुइल सिसोदिया वंश का राज्य रहा था? कौन सा रहा था? जल्दी से बताइएगा। कौन सा? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, मेवाड़। कौन सा भाई साहब? मेवाड़। यानी अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़। कौन सा हो जाएगा? मेवाड़ अपना राइट आंसर हो जाएगा। गुइल सिसोदिया वंश का राज्य था कौन सा? मेवाड़ था। साहब चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, मालवा क्षेत्र के अंतर्गत कौन से क्षेत्र आते हैं? अब मालवा क्षेत्र था, यानी जो अपना राजस्थान है, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर विभाजित था। जैसे मेवात क्षेत्र, मेवाड़ क्षेत्र, मालवा क्षेत्र, इन प्रकार हाड़ौती क्षेत्र, अलग अलग क्षेत्र थे साहब, है ना। जिसके अंदर से एक क्षेत्र था मालवा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र था? मालवा क्षेत्र था। अब ये मालवा क्षेत्र है ना, इसके अंतर्गत कौन से क्षेत्र आते थे? यानी मालवा देश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता था? टोंक, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़, या ऑप्शन बी टोंक, दौसा एवं झालावाड़, सीकर, चूरू, झुंझुनू, ऑप्शन डी अलवर, भरतपुर, धौलपुर। तो कौन से क्षेत्र आते थे मालवा देश के अंतर्गत? जो मालवा देश है, मालवा देश के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते थे? बिल्कुल, टोंक आता था, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ आता था, दौसा नहीं आता है, सीकर, चूरू, झुंझुनू ये भी नहीं है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर ये तो मेवात क्षेत्र के आ गया ना। तो अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा टोंक, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़। कौन कौन से? टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़ मालवा देश के अंतर्गत आते थे। कौन से देश के? मालवा देश के अंतर्गत आते थे साहब। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 32 खंभों की छतरी किस दुर्ग में बनी हुई है? आप देखो बहुत सारी छतरियां बनी हुई है अपने राजस्थान के अंदर, जिसके अंदर जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से भी इंपोर्टेंट होती है 32 खंभों की छतरी। कौन सी? 32 खंभों की छतरी। अब ये 32 खंभों की छतरियां ने किस दुर्ग के में बनी हुई? क्या 32 खंभों की छतरी किस दुर्ग में स्थित है? ऑप्शन ए कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है, ऑप्शन बी कटारगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है, ऑप्शन डी रणथंभौर दुर्ग के अंदर स्थित है। साहब तो जल्दी से बता दीजिएगा कि जो 32 खंभों की छतरियां ना भाई साहब, ये कौन से दुर्ग के अंदर स्थित है? भाई बहुत बढ़िया, जल्दी से बता दीजिएगा राइट आंसर कौन सा होगा। हमें भी आवश्यकता पड़ती है बीच बीच में पानी पीने की, है ना। गला सूख जाता है, कंटिन्यू बोलते हैं ना तो गला सूख जाता है। बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ बिल्कुल, 32 खंभों की छतरी किस दुर्ग में स्थित है? क्वेश्चन है 32 खंभों की छतरी किस दुर्ग के अंदर स्थित है? बिल्कुल रणथंभौर दुर्ग है भाई साहब। किसमें? रणथंभौर दुर्ग। अबे रणथंभौर दुर्ग है ना भाई साहब, ये कहाँ पर है? सवाई माधोपुर के अंदर। कहाँ पे? सवाई माधोपुर के अंदर 32 खंभों की छतरी बनी हुई, वो भी कहाँ पे? रणथंभौर दुर्ग के अंदर साहब। अब बात करें किसके बारे में? 32 खंभों की छतरी के बारे में। किसके बारे में देखे? 32 खंभों की छतरी। तो ये 32 खंभों की छतरी है ना, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है साहब? क्या 32 खंभों की छतरी का निर्माण हमीर देव के द्वारा करवाया जाता है? किसके द्वारा? हमीर देव के द्वारा निर्माण करवाया जाता है। और इसको क्या कहा जाता है? इसको न्याय की छतरी भी कहा जाता है। न्याय की छतरी। जो 32 खंभों की छतरी है ना, इसको क्या कहा जाता है? इसको न्याय की छतरी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है?
क्योंकि यहाँ पर हमीर देव बैठकर न्याय क्या करते थे, क्या हमीर देव बैठकर न्याय क्या करते थे, और अपने पिता के 32 वर्षों के शासन काल की याद के अंदर हमीर देव के द्वारा 32 खंभों की छतरी रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर के अंदर बनवाई जाती है। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ बिल्कुल, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद के अंदर है। और कटारगढ़, कटारगढ़ जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जो कटारगढ़ है ना, ये कटारगढ़ जो ये कुंभलगढ़ है इसकी सबसे ऊंची चोटी है कौन सी, कटारगढ़। और कटारगढ़ के बारे में कहा गया है कि ये इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि जमीन से ऊपर देखने पर, यानी जमीन से कटारगढ़ को देखने पर सिर की पगड़ी तक गिर जाती है साहब। हाँ, मेवाड़ की तीसरी आंख भी कहा जाता है ना। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ के अंदर बना हुआ है, और ये कहाँ पे, राजसमंद के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है 84 खंभों की छतरी कहाँ पे स्थित है। अब क्वेश्चन बहुत शानदार, 32 खंभों की छतरी के बारे में पूछा जाता है और 84 खंभों की छतरी के बारे में भी पूछा जाता है। तो 84 खंभों की छतरी कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे स्थित है भाई साहब, जल्दी से बता दीजिएगा कि 84 खंभों की छतरी कहाँ पे, क्या बूंदी के अंदर है, ऑप्शन बी कोटा के अंदर है, ऑप्शन सी जैसलमेर के अंदर है, ऑप्शन डी भरतपुर के अंदर है। तो कहाँ पे है भाई साहब, बहुत बढ़िया, कहाँ पे, 84 खंभों की छतरी तो बूंदी के अंदर है, और 32 खंभों की छतरी रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर के अंदर है साहब। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है किस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है। अब अपने राजस्थान के अंदर अलग अलग प्रथा देखने को मिलेगी साहब, क्या देखने को मिलेगी, प्रथा देखने को मिलेगी। अब एक प्रथा ऐसी है साहब जो पत्नी है ना, क्या पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पति के साथ रह सकती है, यानी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है। अब वो कौन सी प्रथा है, ऑप्शन है नाता प्रथा है, ऑप्शन बी डावरिया प्रथा है, ऑप्शन सी बिंदोलिया प्रथा है, ऑप्शन डी सामेला है साहब, जल्दी से बता दीजिएगा। हाँ, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर बेटा ना, एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन कि किस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है साहब। तो कौन सी प्रथा हो जाएगी, वह नाता प्रथा हो जाएगी, क्या नाता प्रथा हो जाएगी। जो नाता प्रथा है ना, नाता प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकती है, उसके साथ रह सकती है साहब। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल रह सकती है ना। यदि पति भी मर जाता है तो वो किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है, वो भी नाता के अंदर आता है ना। राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर का संबंध है। अब अपने राजस्थान के अंदर अलग अलग प्रकार की प्रथा देखने को मिलेंगी, रीति रिवाज आपको देखने को मिलेंगे। अब एक रिवाज ऐसा है उसके बारे में बताना कि जो मौसर है, क्या एक मौसर रीति रिवाज है, क्या है मौसर रिवाज है। अब ये मौसर का संबंध किससे हिसाब है ना, राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर का संबंध है। क्या विवाह के अवसर पर दिया गया प्रतिभोज मौसर कहलाता है, या दहेज का सामान मौसर कहलाता है, गृह प्रवेश की रस्म मौसर है, या मृत्यु भोज मौसर है साहब, कौन सा हो जाएगा इसके अंदर मौसर। बिल्कुल ये तो पता ही होना चाहिए आपको, कौन सा हो जाएगा मृत्यु भोज है ना, क्या हो जाएगा जो मृत्यु भोज है, मृत्यु भोज का संबंध किससे, मौसर से, या मौसर का संबंध किससे, मृत्यु भोज से। यानी कोई व्यक्ति है वो भगवान को प्यारा हो जाता है, और भगवान को प्यारा हो जाता है ना तो उसके 12वें दिन मौसर किया जाता है, गाँव को जिमाया जाता है, गाँव को खाना खिलाया जाता है। देखो कितने दुख की बात है, किसी के घर के अंदर कोई व्यक्ति चला गया, परिवार का सदस्य कम हो गया, और उसी के अंदर क्या, उसी के अंदर उस परिवार वाले की क्या स्थिति होगी साहब, है ना। जिस दिन उसको उसका 12वां दिन होता है और गांव वाले आते हैं और लड्डू खा के चले जाते हैं, सोचो थोड़ा सोचो उस परिवार से क्या बीतती होगी जिसके परिवार का सदस्य कम हुआ होगा। बहुत गलत बात है ना ये तो, मृत्यु भोज। हाँ मृत्यु भोज बंद होना चाहिए, मेरा भी मानना यही है ना। अब देखो एक तो होता है मौसर, एक होता है जोसर, एक तो होता है जोसर, एक होता है मौसर। अबे जोसर क्या होता है साहब, है ना, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। तो मौसर तो होता है जो व्यक्ति मर जाता है और मरने के पश्चात उसके परिवार के लोगों के द्वारा उस मृत्यु भोज दिया जाता है, यानी खाना खिलाया जाता है। और जोसर क्या होता है, यानी जीवित व्यक्ति का भोज, यानी जीवित व्यक्ति है वह अपना मृत्यु भोज करे, क्या जीवित व्यक्ति हो और वह अपने मृत्यु भोज करे, तो किसके अंदर आता है, जोसर आता है साहब। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। जन्म के पश्चात किए जाने वाला प्रथम संस्कार कौन सा है। अब जन्म होता है, जन्म होने के पश्चात किए जाने वाला प्रथम संस्कार कौन सा है, क्या वेदारंभ है, जातकर्म है, नामकरण है, या यज्ञोपवित्र है साहब, कौन सा है, बिल्कुल
जन्म के पश्चात किया जाने वाला प्रथम संस्कार कौन सा है। यानी जन्म होता है किसी बच्चे का, तो उसके बच्चे का जन्म होते ही जो प्रथम संस्कार होता है ना, वह कौन सा होता है। देखो, वेदारंभ नहीं होता है, नामकरण नहीं होता है, जो तो नहीं होता है ना, तो कौन सा होता है, जात कर्म होता है साथियों। कौन सा, जात कर्म होता है। यानी जन्म के पश्चात किए जाने वाला प्रथम संस्कार कौन सा होता है, जात कर्म होता है साहब। क्या होता है, जात कर्म होता है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विकेर प्रथा किससे संबंधित है। क्या, एक प्रथा है विकेर प्रथा। कौन सी, विकेर प्रथा है। अभी विकेर प्रथा किससे संबंधित है। क्या विवाह से संबंधित है, मृत्यु से संबंधित है, जन्म से संबंधित है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभी विकेर प्रथा है ना साहब, क्या विकेर प्रथा, ये मृत्यु से संबंधित है। किससे संबंधित है, मृत्यु से संबंधित विकेर प्रथा है। यानी कोई व्यक्ति हो जाता है, व्यक्ति भगवान को प्यारा हो गया और उसको बैकुंठे के अंदर लेटाकर शमशान घाट ले जा रहे होते हैं ना, उस समय कुछ सिक्के फेंके जाते हैं, उसको विकेर प्रथा कहते हैं साहब। और ये किससे संबंधित है, मृत्यु से संबंधित। यानी विकेर प्रथा का संबंध किससे, मृत्यु से है साहब। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है नहार नृत्य का उद्भव। एक नृत्य नहार नृत्य। कौन सा नृत्य, नहार नृत्य। अब नहार नृत्य का उद्भव किस मुगल बादशाह के शासन काल से माना जाता है साहब, है ना। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि नहार नृत्य का उद्भव किस मुगल बादशाह के शासन काल से माना जाता है साहब। तो किससे, अकबर के शासन काल से, या औरंगजेब के शासन काल से, जहांगीर के शासन काल से, या शाहजहां के शासन काल से। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा होगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कौन सा, शाहजहां साहब। कौन सा होगा, शाहजहां के शासन काल से। किससे, शाहजहां के शासन काल से नार नृत्य का उद्भव माना जाता है। शाहजहां के शासन काल से एक नृत्य नार नृत्य। कौन सा, नार नृत्य, इसका उद्भव माना जाता है। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। उसके पश्चात अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है कीलियो बोरियो नृत्य का आयोजन कब होता है। एक नृत्य है कौन सा, कीलियो बोरियो नृत्य। कौन सा, कीलियो बोरियो नृत्य। अब एक कीलियो बोरियो नृत्य का आयोजन कब होता है। क्या जवाई के प्रथम बार ससुराल आगमन पर होता है, होली पर होता है, बच्चे के जन्म पर होता है, या बसंत पंचमी पर होता है। तो कीलियो बोरियो नृत्य का आयोजन जवाई के प्रथम बार ससुराल आगमन पर होता है साहब। कब, जवाई के प्रथम बार ससुराल आगमन पर कौन सा नृत्य होता है, कीलियो बोरियो नृत्य होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। और आगे बढ़ते हैं आज के सेशन के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। और आज के सेशन का हमारा अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है, फाइनल क्वेश्चन रहने वाला है, बम नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। एक नृत्य होता है बम नृत्य। कौन सा नृत्य होता है, बम नृत्य। बम नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। यानी सही कथन आपको बताना है कि बम नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही। आप कथन देखते हैं। कथन ए, बम नृत्य विशेष रूप से करौली का प्रसिद्ध है। हाँ बिल्कुल ये सही है कि जो बम नृत्य है ना, ये विशेष रूप से कहाँ का प्रसिद्ध है, करौली का प्रसिद्ध है। कथन भी, यह नृत्य फाल्गुन माह में नए फसल के आगमन की खुशी में किया जाता है साहब, है ना। कब किया जाता है, देखो बम नृत्य है ना, ये फाल्गुन माह के अंदर किया जाता है। ये भी क्लियर है कि बम नृत्य फाल्गुन माह के अंदर किया जाता है। और क्यों किया जाता है, नए फसल की आगमन की खुशी में। क्यों, नई फसल की आगमन की खुशी के अंदर किया जाता है साहब। यानी ये कथन भी हमारा सही हो जाएगा। यानी आप देखिए केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए व बी दोनों सही है, ना तो ए सही है और ना ही बी सही है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो कथन ए भी सही है और कथन बी भी सही है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए भी सही है और बी भी सही है। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन सर्वाधिक पूछे जाते हैं कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं ना। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर बता दिया ना, ए व बी दोनों है ना। यानी जो बम नृत्य है ये विशेष रूप से करौली का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है, करौली का। और ये फाल्गुन माह के अंदर नए फसल की आगमन की खुशी के अंदर बम नृत्य किया जाता है साहब। तो आज के सेशन की हम यहाँ पर ही समाप्ति करते हैं। और जिसमें ने भी अभी तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया, वह अपना एडमिट कार्ड अपनी आसासो आईडी पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और अच्छे से आपको तैयारी करते रहना है, क्योंकि आपके पास 5 दिन का समय बचा है ना। आज का दिन निकल गया और आपके 26-27 से पेपर प्रारंभ हो जाएंगे साहब, है ना। तो सभी का यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर। धन्यवाद।